नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नकमा। कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार की एक नई गाइडलाइन आई, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों को कुछ परेशानी भी है। वो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे समझने के पहले ये देखते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो हैं क्या दरअसल, और क्यों गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी। तो गाइडलाइन में कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 12वीं के इम्तिहान देने के बाद ही दाखिला मिल सकता है, और जहां 50 से ज़्यादा बच्चे हैं वहीं कोचिंग संस्थान है। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन हो, और नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 50,000 और दूसरी बार 1 लाख का जुर्माना लगेगा। तीसरे उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, और बच्चों की मानसिक सेहत के लिए काउंसलिंग का भी इंतज़ाम किया जाए। दाखिले के बाद संस्थान फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। बीच में संस्थान छोड़ने वालों की फीस वापस करनी होगी। विज्ञापनों में झूठे वादे और आश्वासन न हो। विज्ञापनों में नतीजे और रैंकिंग किसी भी सूरत में न दिया जाए। क्लास में एक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह हो। तो ये तमाम गाइडलाइंस हैं, और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो कोचिंग संस्थान हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको रेगुलेट करने की तरफ शायद ये एक कदम है। तो शिक्षक इस पर क्या सोचते हैं, माता पिता अभिभावक क्या सोचते हैं, और कोचिंग संस्थानों की क्या इस पर राय है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर भी कि कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, शिक्षा की व्यवस्था जो है उसमें कमी कहाँ पर है, जिस तरह से कोचिंग संस्थान उभर आए हैं उससे क्या दबाव बनता है माता पिता पे कि अपने बच्चे को आप कोचिंग में भेजें ही। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं मृत्युंजय आर नारायणन, जो कि प्रेसिडेंट हैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ से उपेंद्र अनमोल, चेयरमैन हैं सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेसी, और अपराजिता गौतम, जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री आनंद कुमार, जो फाउंडर हैं सुपर 30 के, और प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, वाइस चांसलर छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर आनंद कुमार, कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उससे क्या कोचिंग में इस समय जो गड़बड़ियां हैं, आपको उम्मीद है कि कुछ कंट्रोल में आ पाएंगी, कुछ रेगुलेट हो पाएंगी? बहुत ही अच्छा गाइडलाइन है, और पूरी तरह से हम विश्वास रखते हैं कि जरूर कंट्रोल होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ है इस बात की कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बहुत बार गाइडलाइंस आते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस निकाले, बिहार गवर्नमेंट ने भी निकाले, लेकिन उसका कुछ अमल नहीं किया गया। कुछ दिन के बाद अगर चर्चाएं ऐसी चली और फिर बातें आई गई, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अच्छे तरीके से गाइडलाइन बनाया गया है, और अभी जिस जिस पॉइंट की बातें आपने बोली, जो जो पॉइंट आपने गिनवाए, उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसको अप्लाई किया जाए, कोचिंग वाले उसको करने लगे, और नहीं करने पर सरकार अगर सख्त होती है तो जरूर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी, तो प्रोफेसर आनंद कुमार, एक बात इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि कोचिंग संस्थानों में या जो कोचिंग व्यवस्था है उसमें क्या गड़बड़ियां हैं इस समय? सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगती है? बहुत सारी कमी है। पहली बात कि बच्चों का बगैर टेस्ट लिए या टेस्ट का नाटक किए बच्चों को ले लिया जाता है। फिर बच्चों को अलग अलग बैच में छांट दिया जाता है। जो बच्चा रिजल्ट दे रहा है उस बच्चे पर जोर लगाया जाता है, बाकी बच्चे तो पैसे देने वाले होते हैं, ऐसा सोच के उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, अलग बैच में कर दिया जाता है। कुछ दिन के बाद बच्चा सोचता है कि हमारे माता पिता जमीन बेचकर, घर गिरवी रखकर, बैंक से लोन लेकर मुझे भेजे हैं, भैया मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, मुझ पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है क्योंकि मैं रिजल्ट देने वाला नहीं हूं। तो उनको कोई मनोवैज्ञानिक तौर पर सपोर्ट भी नहीं मिलता, और हार कर जब बच्चा पैसा मांगने जाता है कि भैया पैसा लौटा दीजिए, मुझे अब नहीं पढ़ना है, वापस जाना है, मैं माता पिता को पैसा वापस दे दूंगा, तो पैसा वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो बच्चा अंत में सुसाइड करता है या जी। बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो इन तमाम चीजों को कि बैच अलग नहीं किया जाएगा या पैसा लौटाया जाएगा, ये बैच छोटा रहेगा, 1 स्क्वायर मीटर का जगह दिया जाएगा, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं जो परेशानियों को रोकेंगी। मृत्युंजय आर नारायणन, कोचिंग संस्थान जिस तरह से होर्डिंग्स लगाते हैं, आप किसी भी शहर में जाइए, रैंक की होर्डिंग्स, और उनके हिसाब से तो हर कोचिंग संस्थान के ही पता नहीं 10-15 टॉपर होते हैं। तो ये कैसे होता है? नहीं, इसमें
कुछ तो स्टूडेंट्स कॉमन होते हैं, कुछ मतलब स्टूडेंट्स कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे आईआईटी की तैयारी करते हैं, फिजिक्स एक टीचर से पढ़ लिया, केमिस्ट्री दूसरे टीचर से पढ़ लिया, मैथ्स पटना में, जहाँ पे पटना में ये 3 डिफरेंट टीचर्स हैं, वो तीनों क्लेम करते हैं। तो ऐसा भी होता है कई, फॉर एग्जांपल कभी किसी ने फिटजी का टेस्ट सीरीज ले लिया जी, तो फिटजी आल्सो स्टार्ट्स क्लेमिंग। सो इट हैपेंस बिकॉज दे आर मल्टीपल फीचर्स एवरीबडी इज ऑफरिंग एंड सम ऑफ देम आर टेकिंग, बट इसमें मिसयूज करने वाले भी होंगे जरूर, क्योंकि हम खुद ही जो है इसमें हम मामले में सेल्फ रेगुलेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोचिंग संस्थानों को फायदा तो बहुत होता होगा। अगर आप दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ के इतने ज्यादा टॉपर्स हैं या रैंक होल्डर्स हैं, तो दूसरे लोग आकर्षित होते हैं, इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं, आकर्षित जरूर होते हैं। अब जो ये गाइडलाइन आई है, ये एक अच्छी गाइडलाइन है ताकि आप पढ़ाई पे फोकस करें और अब सिर्फ होर्डिंग्स ना लगाएं जिसमें लिखा है कि आप मिसलीडिंग विज्ञापन मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। किस तरह से मिसलीड करते हैं ये, और अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं इसके खिलाफ क्यों हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? नहीं, इसके खिलाफ नहीं है, कुछ तो बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जांपल मिसलीडिंग एड्स, हम खुद भी इसको सेल्फ रेगुलेशन में डाले जाते हैं, भाई कोई मिसलीडिंग एड्स नहीं डालेगा। अगर कोई भी डालता है तो कंप्लेंट करिए हमें। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जो है दूसरा आपत्ति बताता है कि भाई ये इसमें तो प्रॉब्लम है, तो वी विल इंक्वायर इनटू इट, बिकॉज वी डोंट वांट एनी बैड नेम टू कम टू कोचिंग इंडस्ट्री, बिकॉज देयर आर ऑलवेज 80% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो 20% के वजह से वो गलत नहीं होना चाहिए। बट क्यों ज़रूरत है उपेंद्र जी कोचिंग संस्थानों की? कोचिंग सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमारी एजुकेशन व्यवस्था सही है तो मतलब आप आईआईटी मेडिकल की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, क्लास 6 ऑनवर्ड्स अगर ये दबाव बनाने लग जाएं कि आप आएँ कोचिंग, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कोचिंग संस्थान भी दबाव बनाते हैं या कुछ माहौल ऐसा बनता है, तो क्या गलत, क्या गड़बड़ है कि बच्चों को इतनी छोटी उम्र में कोचिंग जाना पड़ता है? मैम, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत थी, लेकिन हम इंश्योर नहीं कर पाए क्वालिटी एजुकेशन को। संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस सब तक पहुंचाना चाहिए हमें। लेकिन आप देखिए, अगर आप रिमोट एरियाज़ में देखें, आप दूर दराज के तमाम क्षेत्रों में आप देखिए। पर सर, मैं आपको बीच में ज़रा सा एक बात, आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की और दूर दराज और गांव की बात की। यहाँ तो बच्चे शहर के महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ के कोचिंग में जाते हैं, क्यों वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही? कोचिंग मैम एक कल्चर भी बन चुका है, लेकिन कोचिंग सपोर्ट भी देता है। स्कूल के एजुकेशन क्या पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप कोचिंग में देखें तो जो सिलेबस स्कूलों में चलता है, कॉलेज में चलता है, जब आप कंपटीशन में भाग लेते हैं तो वहाँ एक दूसरा सिलेबस आपके सामने होता है। और ये सिलेबस कौन जारी करता है? सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं ही जारी करती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए वो डिमांड क्रिएट कर रही है कि आप इनको पढ़ाइए, तो उनको कौन पढ़ाएगा? स्कूल में तो वो पढ़ाया नहीं जाता। आप जेईई, नीट को देखिए या आप यूपीएससी फर्दर किसी भी एग्जाम में आप देखिए। तो ये क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चे किस चीज़ की कोचिंग करते हैं? आप राजिता जी, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगी नगमा जी। होता क्या है, क्लास 6 ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कोचिंग, वो जो रेगुलर स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो बच्चे जाके पढ़ते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जब खुद नहीं पढ़ा पाते तो उनको लगता है कि कम से कम पास में ट्यूशन सेंटर जाएगा तो बच्चा वहां से होमवर्क कंप्लीट कर देगा। तो वो तो एक ट्यूशन सेंटर्स हैं, छोटी ट्यूशन, आप उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए, जी। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं, जो मेरी नॉलेज कहती है, ये गाइडलाइंस बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करवा रही है उनके लिए है। ये छोटे मोटे कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। अगर ये गाइडलाइंस उन पे भी एप्लीकेबल होती है तो अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन तो 16 ईयर्स ऑनवर्ड्स वाला बचा जाएगा, यानी कि 6 ऑनवर्ड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे तक को कोचिंग भेज रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे तो ट्यूशन या स्कूल का वो जो है मैं वो उन्हीं की करते बात हैं। कर रही और ओलंपियाड्स भी होती हैं, ओलंपियाड्स के स्कूल नाम लेवल पे भी कोचिंग सेंटर्स के अगर आप जाएंगे तो आपका बच्चा ओलंपियाड में अच्छा नंबर ला सकता है। तो प्रेशर होता है माता अभिभावकों पर, पेरेंट्स पर। मैम, ये 50 स्टूडेंट से ज्यादा जहां संख्या है उसी को इस गाइडलाइन में कोचिंग माना गया। पर एज अ पेरेंट मैं आपसे जानना चाह रही हूँ अपराजिता जी कि वो प्रेशर महसूस होता है क्या ओलंपियाड में आपके बच्चे अच्छा नहीं करेंगे या एग्जाम में नहीं करेंगे, तो जो स्कूल में हो रहा है अगर वो काफ़ी नहीं है, ऐसा लगता है क्या? देखिए, ओलंपियाड्स वगैरह के ऐसे कॉम्पिटिटिव की मैं बात करूं, वहां पे पेरेंट्स पे प्रेशर आता है, बच्चों पे प्रेशर आता है कि उनको ओलंपियाड जैसे फॉर्म्स को भरना है और ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। वहां पे पेरेंट प्रेशर में आने के बाद ही वो फॉर्म भर के अपने बच्चे का पार्टिसिपेशन करवाते हैं। आई डू एग्री, उसके लिए भी एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत हो जाती है। बट आप ये देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे कोचिंग, हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम है, उसको फिर से एक बार बैठ के समझना पड़ेगा। एनईपी को
निकाले हुए बहुत टाइम हो चुका। आज की डेट में आज भी लागू नहीं हुई है एनईपी। अगर मैं उसकी एनईपी की लागू करूं, आज हम इस रूलिंग की बात करें, गाइडलाइंस जो आई हैं, इसमें अगर मैं ये कहूं कि आप कंप्लीटली कोचिंग सेंटर्स बंद कर दो, तो मैं एज ए पेरेंट मैं भी कहूंगी इस गाइडलाइन में ये तो नहीं है कि कंप्लीटली बंद करें, नहीं, लेकिन ये मैं कह रही हूँ 16 साल वाला जो आपने एक तो 16 साल से कम आपको लगता है बंद नहीं होना चाहिए? रीजन है, मैं अगर वर्किंग पेरेंट हूँ, दीज आर स्कूल चिल्ड्रन, ये भी 10th पास भी नहीं कर रहे हैं, व्हाई डू दे नीड कोचिंग? आपकी जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, मैं सिर्फ सीबीएसई सिलेबस की बात कर रही हूँ, वो ढंग से नहीं करवा पाता। ओके, सिर्फ सीबीएसई सिलेबस भी अगर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, आप वाइस चांसलर हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, क्या स्कूल्स केपेबल नहीं है स्कूल के सिलेबस को कवर? मैं वन ऑन वन कोई ट्यूशन या कोई हेल्प के लिए एक आप टीचर से समझने जाते हैं, वो एक अलग बात है, पर प्रॉपर कोचिंग अगर 16 से कम के बच्चे करें तो कहाँ इतनी गड़बड़ है? स्कूल क्या केपेबल नहीं है या पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है कि कैसे अगर 100 के ऊपर भी गुंजाइश हो तो नंबर ले आए बच्चे? क्या लगता है आपको? मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले कोटा में भी 3 साल वाइस चांसलर रहा, जो कोचिंग का एक बड़ा हब है। नागपुर भी वैसे कोचिंग का बड़ा हब है। तो मूल बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो है पेरेंट्स की। कोटा की जो पूरी कोचिंग है वो रैंकर्स एंड बैंकर्स पे करती है वोलेट। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो कोटा में हो रहा है, या अभी आपने आईआईटी कानपुर में भी देखा कि पिछले 2 महीने में 4 सुसाइड्स हुए हैं, उसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बनती ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किस तरह से पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, टीचर्स को क्या करना चाहिए, ये भी मैं जानूंगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पे टीचर्स भी हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं। आप बतौर एक टीचर बात करना चाहेंगे क्या एक पेरेंट के तौर पे, या क्या ये समस्या आपको लगती है कि स्कूल्स जो हैं वो केपेबल नहीं हैं? कोचिंग संस्थान 16 से कम के बच्चों के लिए भी होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि स्कूल में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, और जो स्कूल है वो उनको उस तरह से सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पाता जो मतलब ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से नहीं करवा पाता। तो इसीलिए उस बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। पेरेंट्स जो तो वो बच्चे कोचिंग में जाएंगे या कुछ प्राइवेट ट्यूशंस पहले भी होते थे, एक आध टीचर से बच्चे पढ़ लेते थे? कोचिंग संस्थान ही है वो, प्राइवेट ट्यूशन को भी आप उनको नाम दे सकते हैं। तो कोचिंग संस्थान में भी यही काम हो रहा है। जो मतलब 16 साल से कम के बच्चे हैं उनकी बात, ये जो डायरेक्शन है क्या ये उन पे भी लागू हो रहा है जहां बच्चे जाते हैं, 1-2 बच्चे अगर ट्यूशन करते हैं तो क्या वो तो कोचिंग सेंटर्स नहीं है, वो तो एडवर्टाइज? ये उनके लिए नहीं है जो मतलब 50 से लेकर, हाँ, लेकिन 50 से कम का कैसे लागू होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज बीइंग अ टीचर, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे आप कैसे हेड काउंट करेंगे? आप एक टीचर हैं, आप कह रहे हैं कि क्लास में क्लास 4, 5, 6, 7 इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, समय देने के लिए टीचर्स के पास क्यों? क्योंकि संख्या ज्यादा है स्टूडेंट्स की, संख्या ज्यादा है स्कूल में, पर उस पर तो रेगुलेशन होता है कि 28 से 30 से ज्यादा बच्चे ना हो। मैम आप पता करिए, किसी भी स्कूल में 40 से कम किसी भी क्लास में बच्चे नहीं होते। नहीं सर, मेरी भी बच्ची स्कूल जाती है, पर एक नियम तो है कि स्पेसिफिक स्कूल्स हैं 30 जिसमें से कम हो या 30 मैक्सिमम हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि समस्या है कि 40 बच्चे होते हैं। 40 से 50। पर यही समस्या जो है, विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, ये तो कोचिंग संस्थानों में भी है। आनंद जी हमेशा हमसे बात करते रहे कि कोचिंग संस्थानों में समस्या भीड़ की भी है, इसलिए टीचर्स 1-on-1 बच्चों पर ध्यान नहीं देते, ना उनके मानसिक सेहत के बारे में पता होता है, ना इमोशनल उथल पुथल के बारे में। तो कोटा में आप रहे हैं, आपने तो ये देखा होगा, वहां पे भी बहुत भीड़ है, कोई रेगुलेशन नहीं है क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं। कोटा में और सभी जगह के कोचिंग्स में ये प्रॉब्लम तो है कि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन पेरेंट्स के साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट, पहले तो पेरेंट्स का कोई एवोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि उनका बच्चा वास्तव में आईआईटी में आ सकता है या मेडिकल में आ सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां पे एडमिशन एंट्रेंस से नहीं होता है। अगर आप यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाना चाहें तो वो बायोडेटा और इंटरमीडिएट के मार्क्स पे हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इंस्टीट्यूट कम है और संख्या ज्यादा है, इसलिए एंट्रेंस टेस्ट हर चीज में इंपॉर्टेंट हो गया। और जब एंट्रेंस टेस्ट होगा तो कोचिंग भी होगी, और जब कोचिंग होगी तो प्रेशर भी। तो मेरा तो मूल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोचिंग सेंटर की गाइडलाइंस के साथ साथ पेरेंट के लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में या अपने वार्ड के बारे में ये पक्का रखें कि वो किस लेवल तक जा सकता है। अब मेरा बेटा अगर लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लायक और मैं बोलूंगा नहीं आप आईआईटी एडवांस की कोचिंग करिए, सर ये तो पेरेंट्स कैसे तय कर लेंगे कि मेरा बच्चा लोकल में जा सकता है कि आईआईटी में? थोड़ा मुश्किल तो टीचर ही तय कर पाएंगे। और दूसरे की मैडम आजकल ये बहुत आसान हो गया, पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी,
अब ऐसे बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अभी तो हम लोगों ने कोचिंग के ये रूल्स निकाले तो नहीं, फिजिकल सही है, कहा आपने कि लेकिन आप आप बच्चे देख के रहे होंगे कि इंटरेस्ट भी लगातार जान ऑनलाइन सकते हैं कि कोचिंग बच्चे को इंटरेस्ट या दिलचस्पी किस में है, एप्टीट्यूड क्या है। पर माँ बाप के साथ भी समस्या है कि वो सोचते हैं कि हम अगर भेजेंगे अच्छे टीचर के पास तो हो सकता है कि इंटरेस्ट जाग जाए बच्चे को किसी ऐसे सब्जेक्ट में और अच्छा पढ़ा लें। आनंद जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? सही बताते हैं, हर माता पिता बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि वो अपने अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अब माता पिता के लिए बहुत मुश्किल है, जैसा कि अभी कुलपति महोदय ने कहा, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। हर माता पिता इतना सक्षम नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। अब गांव का, देहात का, छोटे शहरों का दुकानदार का बच्चा है बेचारा, या छोटे किसान का बच्चा, तो वो सक्षम नहीं हो पाते अपने बच्चों के बारे में आकलन करते में। तो ये काम तो कोचिंग सेंटर्स का होना चाहिए कि भाई ये बच्चा इस लायक है कि नहीं, नीट करने लायक, क्वालिफाई करने लायक है कि जेई मेन लायक है कि एडवांस लायक है। लेकिन यहाँ पर बेईमानी हो जाती है, बच्चा में कुछ भी मेरिट होता है, किसी तरह का मेरिट होता है। हर बच्चा में मेरिट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा करेगा, लेकिन वो जबरदस्ती अगर माता पिता डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं लोग कि अच्छा आ जाइए मैं बना दूंगा, और सपने दिखाते हैं कि देखो ये बच्चा 3 महीने में ही मेहनत करके बन गया, ये 1 साल में ही बन गया। बेचारा बच्चा भी सपना देख लेता, उनके माता पिता भी सोचते कि हाँ भाई संभव तो है, फोटो टंगे हुए हैं, बच्चों की बातचीत हो रही है, और वहां पर फंस जाते हैं। तो कहने का निष्कर्ष हम बता रहे हैं कि हर माता पिता जो बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, इस फैसले लेने में सक्षम नहीं है कि मेरा बेटा किस लायक। कोचिंग संस्थान भी क्या ये फैसला लेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि वो वहां तो लालच की बात आ जाती है, जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतनी कमाई होगी। क्या कोचिंग संस्थान इस तरह का फैसला ले सकते हैं? एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं? दूसरी बात जो कुलपति महोदय ने कही थी कि जो हमारी समस्या ये है कि एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं हम, अगर एंट्रेंस टेस्ट होगा तो कोचिंग संस्थान भी होंगे। आनंद जी? जी जी, नहीं ये समस्या तो है। अब इसके लिए भी बहुत मुश्किल है। अब तो गवर्नमेंट, अब इस जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, हमारे पास गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास यही ना प्रावधान है कि स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर डिसीजन ले बच्चा, पेरेंट्स ले डिसीजन। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारी नजरों से गुजरे ऐसे बच्चे जो बहुत बोर्ड में मार्क्स लाते हैं लेकिन आईआईटी क्वालिफाई नहीं करते, कम मार्क्स लाने वाले आईआईटी क्वालिफाई कर जाते। तो ये बड़ा कंफ्यूजन का दृश्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोचिंग वालों की ईमानदारी पर ही सब कुछ आधारित है। और इसको कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए सरकार के पास। तो ये चर्चा जारी रहेगी, बहुत ही जरूरी चर्चा है हमारे शिक्षा और हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं। किस तरह से रेगुलेट होने चाहिए मृत्युंजय जी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? और दूसरे की कोचिंग इंस्टीट्यूट स्क्रीनिंग तो करते ही हैं शायद, हाँ अभी भी होती है, लेकिन वहां पे भी कोई गड़बड़ी हो रही होगी। इसका रीजन एक चीज में, और जो पहले आनंद कुमार जी ने भी बोला था, ये जैसे स्कूल में हेट्रोजीनियस बैचेस होते हैं और कोचिंग में होमोजीनियस बैच करना पड़ता है ताकि डिलीवरी जो है यूनिफॉर्म हो। ये शायद सभी ने मिस आउट कर दिया है। और होमोजेनियस बैचेस होंगे, एक लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस में डालना है। स्कूल में तो रोल नंबर के हिसाब से सेक्शन बना दिया जाता है, वेरएज इन कोचिंग उनके लेवल ऑफ कैप्चर उसके बेसिस में सेक्शंस बनाए जाए, ताकि जरूरी नहीं कि इस बच्चे के लिए इतना ज़्यादा टाइम चाहिए, इस बच्चे के थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, इसके लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो यू नीड टू एक्चुअली सेग्रीगेट। पर क्यों सेग्रीगेशन वैसे होता है या ऐसे होता है कि ये बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे, उनको हमने एक सेक्शन में डाल दिया, दूसरों को हमने पीछे छोड़ दिया, और वहां हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम ध्यान उन्हीं पर देंगे जहां टॉपर्स हो सकते हैं। When they are entering, you can't really make out. बट सर इतना ज्यादा कमर्शियल है ये पूरा, आपको लग रहा है कि शिक्षा अगर इस नियत से होती तो फिर इस तरह का कॉमर्स इसमें जुड़ता नहीं? क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जब बच्चा जो आपके पास 10th में आ रहा है या 11th में आ रहा है, यू कैंट मेक आउट दैट ही इज गोइंग टू बी ए पोटेंशियल IITian।
यू कांट मेक आउट। बट इसी के लिए कोचिंग में एक स्क्रीनिंग तो होनी चाहिए कि किसका क्या एप्टीट्यूड है, जो आनंद जी करते हैं और कहते हैं कि ये होना टेस्ट में चाहिए। यही चीज चेक करना होता है, और जो इंस्टीट्यूट इस चीज को मिस आउट करता है, दे आर इन फॉर ट्रबल। ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी, पर हमारे साथ स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, टीचर्स और पेरेंट्स हैं। माइक पास करेंगे आप में से कोई, इस मुद्दे पे आपने सुना कि क्या बातें हो रही हैं, आपकी चिंता क्या है, या आपको रेगुलेशन की जरूरत लगती है? आप टीचर हैं या आप मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक पेरेंट भी हूँ। बिल्कुल। और मेरी बच्ची खुद भी एक कोचिंग सेंटर में जाती है। नाउ जैसा कि आपने बोला कि ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को एजुकेशन देना, लेकिन मेरे ख्याल से स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, जिसके लिए वो स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं, ओवरऑल एक्टिविटी पे भी ध्यान देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका एकेडमिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपको लगता है कि एकेडमिक्स स्पोर्ट्स की वजह से जो एक पीरियड होता है उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो नहीं, जाता इट्स है? नॉट जस्ट अबाउट जस्ट वन पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास 10th को पिछले 15 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ जी। और मैं देखता हूँ कि जनरली अप्रैल में बैच स्टार्ट होते हैं और उसके बाद नवंबर या दिसंबर में उनका प्री बोर्ड एग्जाम होता है। विद इन 9 मंथ आप एक 12 महीने के कोर्स को कंप्लीट करा रहे हो स्कूल के अंदर, जहां पर सितंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है और आप दिसंबर के अंदर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि सेकंड टर्म तो फिर विद द होल फिर समस्या वहां पे होनी चाहिए कि कोर्स कितना रहे, कि इतने महीने में हो जाए। एग्जैक्टली दैट कोर्स की प्लानिंग हैज समस्या टू है। बी डन। नाउ हाँ। एक कोचिंग सेंटर का सिर्फ काम होता है पढ़ाना, दैट्स तो इट। बच्चा कोचिंग भी जाए, क्लास 10 तो बहुत बड़ी बात है, क्लास 6, 7, 8 में स्कूल भी जाए, बच्चे के पास समय और कहाँ बचता है? कोई खेल या कुछ अच्छा ह्यूमन बीइंग की जो आप बात कर रहे हैं, स्कूल में भी तो पढ़ने ही जाते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि कोचिंग तो होना ही चाहिए। मैम कहीं ना कहीं स्कूल लैग कर रहा है, तभी तो कोचिंग सेंटर स्कूल लैग कर रहा है। बात तो ये है कि Exactly. स्कूल पीछे छूट रहा है और आप पढ़ा नहीं रहे जैसे पढ़ाना चाहिए, और जिम्मेदारी वो तो अब कोचिंग पे आ गई है। तो मेरा कि यही वहाँ मानना करें। है कि कोचिंग सेंटर का सिर्फ सोल वन फंक्शन है, टू लेट द चाइल्ड गिव क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट एंड मेक हिम स्कोर। तो आप ये सोचते हैं कि कोचिंग संस्थान जरूरी है, पर क्या कोचिंग संस्थानों में रेगुलेशन होना चाहिए? माइक आगे पास करेंगे, आपको क्या महसूस होता है? हाँ, आप बोलिए अगर कुछ बोलना चाहते हो तो। मैडम, मेरा नाम संजय गहलोत है। मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर होने चाहिए, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलती है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो पेरेंट्स अनपढ़ है, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए जरूरी है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल। ओके। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS IPS तो उस कंपटीशन में मदद करते हैं कोचिंग संस्थान जो है। सही बात है कि मदद के लिए होनी चाहिए, आपका ये मानना है। रेगुलेशन किस तरह का होना चाहिए? मैम, आपको क्या लगता है? आप बोलना चाहेंगी इस पे, या आपके बाद कोई और बोलना चाहें? जी। Myself, Dr. Pushpa Chaudhary. I'm working as a professor in one of the engineering college. जी. I'm not going to tell the name. तो मेरे ख्याल से कोचिंग होना चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में कोचिंग का प्रमोशन कोचिंग से ज़्यादा स्कूल कर रहा है। जैसे मेरे 2 बच्चे, एक बेटी मेरी, और दोनों बच्चे मेरे कोचिंग में हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि कारण क्या था, वहाँ पे 6 क्लास से ही उनको प्रोस्पेक्टस अलग अलग कोचिंग के दिए जाते हैं। स्कूल ही में? हाँ, स्कूल में दिए जाते हैं मैडम। और हमें ये भी बोला जाता है कि अगर आप स्कूल के वाया स्कूल अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन 500 का है तो आपको 150 रुपए की छूट मिलेगी। फिर मैंने 6 को डिनाई किया, 7th को किया, 8th में फाइनली मैंने भी अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है बच्चा PCM में जाएगा, तो मैंने 9 से एक बच्चे का कराया। लेकिन मैंने अपने बड़े बच्चे को तब किया था जब वो 11th में आ गया। तो आप ये कह रही हैं कि दबाव भी बनता है, और चूंकि सब कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी दबाव था कि मेरा करना बच्चा पड़ेगा। उसी स्कूल में प्ले ग्रुप से जा रहा है, और जब हमने एडमिशन दिलाया तो वो स्कूल ये प्रॉमिस करता था कि अगर आप हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज स्कूल है वहाँ का, तो उन्होंने ये बताया था कि आप अगर हमारे स्कूल में डालते हैं तो आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। और आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं। आई मीन दोज हु आर नॉट गोइंग फॉर द कोचिंग क्लासेस, वो पर्सनली ट्यूशन भी लेते हैं, कुछ पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रमोट करते हैं। और इवन उन्होंने कोचिंग से टाई अप भी कर रखा है। और मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि वो टीचर्स कुछ स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूलों में होता है कि पढ़ा भी रहे, लेकिन आप प्राइवेटली ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चों पर, और आप अलग से बच्चों को पढ़ा अलग से भी बोल रहे हैं। और अगर वो बच्चे वहां जाए तो उनके नंबर बेहतर आ जाएंगे। अगर आप 10वीं तक के बच्चों को अगर स्कूल ही अपने आप को सुधार ले, तो जरूरत ही नहीं है कि हमें कोचिंग में भेजे। नहीं, हमारे टाइम पे जब हमने भी पढ़ाई करी थी, हमने भी, लेकिन 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन, ऐसा नहीं कि तब हमने IIT और NIT में नहीं गए। बिल्कुल, आपको भी ये लगता है कि एक अगर कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप कोचिंग करें, बस 10th तक तो बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, और इस कोचिंग का दबाव क्यों है? एग्री नगमा जी, मैं भी यही कह रही थी। जो 6 ऑनवर्ड जाते हैं उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि स्कूल उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकता। जो कोर्स स्कूल में होना चाहिए वो टीचर पढ़ा नहीं पा रहा समहाउ, उसको कोचिंग में जाता है, वो बच्चा जल्दी समझ जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि दबाव पर,
करता है, वही टीचर कहता है तुम्हें यहाँ नहीं समझ आ रहा, मेरे पास प्राइवेट कोचिंग में आओ। तो ये होता है कि प्रमोशन करना। बट यहाँ पर हम भी चाहते हैं कि पेरेंट्स को, इनफैक्ट हमारे पास भी केसेस आते हैं तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं आप बच्चे को कोचिंग में मत भेजिए, ट्यूशन में मत भेजिए, रादर स्कूल से अपनी इन चीज़ों को डिमांड कीजिए कि ये जिम्मेदारी स्कूल को निभानी है। क्या कमी है हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कोचिंग की जरूरत भी पड़ती है? चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। चूंकि आप पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पेरेंट्स इस पर क्या राय है? जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने ज्यादा मशरूम कर गए हर तरफ, जैसे कुकरमुत्ते की तरह फैल चुके हैं बिल्कुल, और हर तरफ कोचिंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं। हैप्पी, खुश हैं लोग कि ये? देखिए, इसको मैं दो पार्ट में बांटूंगी। एक तो ट्यूशंस, जिनको हम छोटे कोचिंग सेंटर्स बोलते हैं, पेरेंट्स की मजबूरी है वहां पे भेजना, क्योंकि स्कूल उसको यहाँ पर सिचुएशन होती है मरता क्या ना करता, पेरेंट को वहां पे भेजना आता है। अब मैं बात करूँ हायर पे, जब बच्चे को IIT नीट जैसे एग्जाम्स तो जरूरत होती है, तो वहां तो डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि सिलेबस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। या तो सरकार सिलेबस में कुछ बदलाव लाए कि जो आपने 12th तक पढ़ा उसी में से आएगा, ऐसा नहीं हो ऑल टुगेदर डिफरेंट। अब एक चीज और मैं ऐड कर दूं, एक अभी CUET और ऐड हो गया। अब यानी कि 12th में जो बच्चा 12th के बाद कॉलेज जाना चाहता है उसको अलग से CUET के लिए भी कोचिंग करनी पड़ रही है। हम उसका फिर वो एंट्रेंस के लिए भी कोचिंग करेगा वो। हाँ, हम उसका सपोर्ट करते हैं। सरकार के ही तमाम जो है कार्यक्रमों में कोचिंग की जरूरत महसूस होती है। सबसे बड़ी मैम जो अभी गाइडलाइन जारी हुई है, इस पे थोड़ा मुझे 1 मिनट आप दीजिए कि इस जो गाइडलाइन अभी जारी हुई है इसमें बहुत सारी अच्छी बातें, आनंद जी भी कह रहे थे, कुलपति महोदय कह रहे थे और बहुत सारे लोग, लेकिन जानते हैं इसमें बहुत सारी बहुत बेसिक कमियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोचिंग इंडस्ट्री के प्रति एक निगेटिव परसेप्शन है। ये माना गया है कि कोचिंग हमेशा गलत ही करते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में 2-4 लोग गलत हो सकते हैं या कुछ संस्थाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को आप गलत नहीं कह सकते। इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग, इस गाइडलाइन में आपको ऐसा क्या लगा जो कि जिसको जो नेगेटिव लग रहा हो? इसमें नेगेटिव मैम सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पहली बात तो ऑफलाइन के लिए गाइडलाइन है, ऑनलाइन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है कोचिंग के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, सरकार अपनी ही संस्थाओं में वो पैरामीटर को फॉलो नहीं कर सकती। लगता है कि बहुत जल्दबाजी में ये सारा गाइडलाइन जारी किया गया है और एक नेगेटिव परसेप्शन जैसे मानसिक सेहत के लिए काउंसलिंग का इंतजाम हो, वो तो अच्छी बात, ये तो ठीक बात है। 16 साल से कम के बच्चों के लिए कोचिंग ना हो, वो मैं सहमत नहीं हूँ इससे। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ कि भारतीय परंपरा कहती है, ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रा कृतवे अयंत विश्वतः, लेट्स नॉलेज कम फ्रॉम एवरी साइड। सद्विचारों को, ज्ञान को सभी दिशाओं से आने दीजिए। आर्टिकल 21 भारत के संविधान का कहता है कि ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए हर प्रयास व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो उस प्रयास में बच्चे किताब नहीं पढ़ के सीधे एक डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम एक कोचिंग संस्थान में चले जाएं और वहीं पे हम स्कूल भी जाएं, हम कोचिंग भी जाएं। ये नॉलेज का सोर्स है, टीचर्स किस लिए हैं, स्कूल किस लिए है? क्योंकि स्कूल में हम वैसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए हैं। तो कमी तो स्कूल के लेवल पे है फिर। हाँ, उसको पहले सरकार सुधारे, वहाँ इंश्योर करे हमारे सपोर्ट सिस्टम। और ये आप अग्री करते हैं कि संस्थान में एडमिशन हो गया तो बीच में आप फीस नहीं बढ़ाएंगे, कोई छोड़ के जाता है कोचिंग तो पैसे वापस होने चाहिए, सारे पॉजिटिव चीजें हैं जी। इस गाइडलाइन में मेरे ख्याल से गाइडलाइंस की जरूरत इसलिए भी आई क्योंकि इतने ज्यादा इस तरह की खबरें और दबाव, मानसिक तनाव, ये तमाम चीजें दिख रही हैं। होना ही चाहिए। मैं आप चाहूंगी कि आप में से कोई इस पर बात करे। कोचिंग के बिना आप लोगों को लगता है कि मुश्किल है? आप मैक दे दीजिए, बोलना चाहते हैं तो। हाँ, नमस्ते, मैं 9th का स्टूडेंट हूँ, प्रखर नामदेव। आप कोचिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कोचिंग होना चाहिए स्कूल लेवल पे भी? मैम, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए, स्पेशल टेस्ट होने चाहिए जो डिसाइड कर सके कि बच्चे का टैलेंट लेवल कहाँ पे है। वो एक अलग चीज है कि बच्चे का टैलेंट कहाँ पे, वो इस तरह के नॉर्मल ट्यूशन या कोचिंग संस्थान तो नहीं पता करते, डिसाइड नहीं कर वो पाते, एप्टीट्यूड टेस्ट अलग होती है। आप में से कोई और बात करना चाहता है? कोचिंग आप बोलिए। मैम, मैं द्रोण त्यागी हूँ, 11th में अभी मैं PCM स्ट्रीम में हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत ख्याल है कि कोचिंग सेंटर होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जिस भी देश में आप देखते हैं कि सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, सबसे सक्षम, वहाँ पे कोचिंग सेंटर नहीं होते। सिर्फ भारत में ये प्रचलन है कि कोचिंग सेंटर्स इतने ज्यादा और वो भी इतने छोटे लेवल से, हर जगह हर चीज के। तो मेरा तो ये मानना है कि कोचिंग सेंटर होने ही नहीं चाहिए। जो आप बिना कोचिंग के काम कर पाते हैं अपना? हाँ। बिना ट्यूशन के, क्योंकि आप खुद मेहनत करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अभी कोचिंग सेंटर के लिए लाए हैं, मेरी अपील है सबसे पैनलिस्ट से कि वो गवर्नमेंट को थोड़ा फोर्स करें कि ये रूल्स स्कूल्स के लिए आए,
ताकि हमारे विद्यालय उतने सक्षम हो पाए ताकि कोचिंग सेंटर की जरूरत ना पड़े कभी किसी को। बिल्कुल। मैम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैम टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं। सही बात, उनको ज़रूरत पड़ती है। उनको भी ज़रूरत पड़ती है। और मैम कोचिंग तो हम बाई चॉइस लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग वाले हमें ऐसे पॉकेट से निकालेंगे। कोई और दबाव बोलेंगे। महसूस होता है क्योंकि क्लास में, जैसा यहाँ पे मैम बता रही थी कि सारे बच्चे कर रहे हैं ट्यूशन, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को लगता है कि अगर 3-4 बच्चे जो नहीं कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, आप कहीं पीछे छूट जाएंगे, है ना? ऐसा लगता है मैम? हर समय तो नहीं, क्योंकि 1 मिनट मैम, आऊंगी, माइक नहीं है आपके पास तो आवाज़ नहीं आएगी, आप बोल लो मैम। हर समय नहीं, क्योंकि ये मैम कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बोलते हैं कि करना चाहिए, एंड अगर कोचिंग लेते तो वो हम स्टूडेंट्स की भी चॉइस होती है। आप सब स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किस में पढ़ते हैं? मैम मैं 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कोई जो बच्चे होते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो अपने चाइल्ड को इतनी अच्छी मतलब घर पे इतना अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, और किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं बट दे आर दे आर हैविंग जॉब्स एंड समय नहीं होता, उनके पास समय नहीं होता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इस वजह से वो अपने चाइल्ड को ऐसे कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं। और अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें एक टीचर को हर एक स्टूडेंट पर इतनी अटेंशन देना वो काफ़ी नहीं होता है। हर स्टूडेंट टीचर्स नहीं दे पाता है। सही बात आपने कहा कि सारे स्टूडेंट्स भी अलग होते हैं और टीचर्स के लिए मुमकिन नहीं है कि सब पर इतना ध्यान दे पाएँ, पेरेंट्स के पास समय नहीं है, तो ज़रूरत पड़ती है जाने की, और ये हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन्स तो हमेशा से रही हैं। कोचिंग जो है एक अल्टरनेटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो कोई ऐसा नहीं कि उसको आप इग्नोर करें, और ये भी स्किल को बढ़ाता है, हमारे टैलेंट को ग्रूम करता है। और कोचिंग इंडस्ट्री में पिछले 2 दशक से अधिक समय का मेरा अनुभव रहा है। मैं देखता हूँ कोचिंग नहीं, मैं भी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक और बात बोल रही हूँ कि स्कूल के लेवल पे जो कोचिंग होती है, वहाँ पे आप प्राइवेटली ट्यूशन, हेल्प, मदद, पेरेंट्स के लिए समय नहीं है, वो तो होता ही रहता था, लेकिन उसको इतने कमर्शियल स्केल पे और क्लास 6 से, जैसा मैम बता रही हैं, बड़े स्केल पे जब चीज़ें होती हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती है, और वहाँ पे बड़े टैलेंटेड लोग भी आकर के काम कर पाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे बड़े स्तर के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे लोग भी अपने जॉब को छोड़ करके कोचिंग, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। एक अलग बात है। सर, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ IIT की, मेडिकल की बात नहीं कह रही, मैं स्कूल लेवल की बात करूँ, जो ये डायरेक्शंस भी बोलते हैं कि 16 से कम उम्र के बच्चों में, जैसा उसने कहा, बहुत अच्छी बात, कि बहुत दुनिया भर में इतने ज्यादा ये स्कूल लेवल पे कोचिंग के संस्थान नहीं है, कोचिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो कमजोर, ठीक है, ये आपकी, ठीक है, ये नहीं, मैंने नहीं कहा कि सपोर्ट नहीं मिले, जैसे यहाँ पर ये भी कह रही थी, क्योंकि ट्यूशन तो लोग करते ही करते बच्चे हैं, उनका अच्छा स्कूलिंग होती है, उनके पास उनका शिक्षा में निवेश भी बहुत अधिक है। मैंने शुरू में ही कहा था कि अच्छे स्कूल के बच्चे भी ट्यूशन कर रहे हैं, और बहुत ट्यूशन कर रहे हैं, वो अपने को और अच्छा करना चाहते हैं, अब वो पता नहीं, कल्चर भी हो गया है। और यहाँ पे पहले मैं और लोगों से पूछ लूँ, आप में से कोई और कुछ कहना चाहता है, अच्छा या बुरा? आपने बोल दिया, कोई और नहीं, आपने भी बोल लिया, आप में से कोई? हाँ, अच्छी बुरी की बात नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि स्कूल में आपके लिए, चूंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या, व्हाट डू यू फील, आपको स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट लगती है, ज़रूरत पड़ती है ट्यूशन की आपको? मैम मेरे मतलब से मैम इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और मैम उनको भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैम स्कूल में मैम 40 to 50 मिनट का पीरियड होता है, और वो टीचर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे बहुत होते हैं। यस मैम, बच्चे बहुत होते हैं। कोई पॉइंट्स हैं आगे? आप में से कोई? जी, इधर भी माइक दे दीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे। नमस्ते मैम। कोई सवाल हो या कुछ आपकी इसके ऊपर राय हो? अभी इस सिचुएशन में हमारे स्कूल के ऊपर में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। हमने ट्यूशन सेंटर के ऊपर में तो एक रूल बनाया कि आप 16 साल से नीचे के बच्चों को आप नहीं डालोगे, बट बाय द टाइम 16 साल का बच्चा जब होता है तब तक वो 12th या तो क्रॉस कर चुका होता है या 12th में होगा। सो उस टाइम में उसको पूरा बेस बनाने की ज़रूरत है। बेस कब बनाएगा वो? स्कूल में आप प्रॉपर वे में ग्रूम नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी एक भीड़ को पढ़ा रहे हो और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हो। आपने पैसा तो लिया, हमारे कोई शौक नहीं है, मैं एज ए पेरेंट मुझे कोई शौक नहीं कि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ, और फिर कोचिंग में उसके बाद मैं कोचिंग में भी बहुत ज़्यादा पे कर रहा होता हूँ। सो एज ए पेरेंट मेरे पास तो डबल लोड है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं मिल रही है मेरे बच्चे को। यही है।
ये स्कूल के समस्या ऊपर है में कि थोड़ा सा एक स्कूल में भी कंसर्न पे है। करते हैं, ट्यूशन में भी पे करते हैं, उसके बावजूद बच्चों पर इतना दबाव कि हम दो जगह जा रहे हैं और उसके बाद अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि हताशा बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है इस चर्चा में, मैं आखिरी बात करना चाहूँगी आप तमाम पैनलिस्ट के साथ कि ये एक समस्या है जहाँ पर कोचिंग हो, ट्यूशन्स हो, जो भी आप कहें, उसकी ज़रूरत महसूस होती ही होती है। तो ऐसे में रेगुलेशन, अगर संक्षेप में मैं पूछूं आपसे विनय जी, कि रेगुलेशन किस तरह का होना चाहिए? कोचिंग संस्थान हो पर हम उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं? मैडम, जो भी रेगुलेशंस हैं, एक तो रेगुलेशंस आए हैं पहली बार, इसका मतलब है कि कोचिंग पे रेगुलेशन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक लिमिट से ऊपर, क्योंकि सेल्फ रेगुलेट कोचिंग नहीं कर पा रहे। और जो अभी ये तो आप रेगुलेशंस स्कूल्स की आई हैं वो बात काफ़ी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत हड़बड़ में बनी हुई रेगुलेशंस हैं। मैडम एकदम काफी नहीं है, क्योंकि जो भी रेगुलेशंस हैं इनको लागू कराने वाले लोग ब्यूरोक्रेटिक होंगे, और जब भी कोई रेगुलेशंस इस तरह के बनते हैं कि हम फाइन लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो उससे करप्शन बढ़ता है। कोचिंग के जो भी उस पे करप्शन बढ़ेगा तो वो भी पैसा कोचिंग से ही बच्चे से निकालेंगे। बिल्कुल, आपको मृत्युंजय जी लगता है कि ये इससे और करप्शन ही बढ़ेगा? अगर आप फाइन वाइन लगाएंगे इससे कुछ होगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट मैडम, अभी आपने जो बेसिक्स बताई स्कूल्स की, कि उस अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए भी कोचिंग है, और जो स्कूल्स में जो पढ़ाई हो रही है, भले ही वो अच्छा स्कूल हो, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही है कि बच्चा वहां से क्वालिफाई कर पाए। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जो होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हो, लेकिन उसके लेवल ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स वैसे नहीं है जो बेस्ट एग्जाम ये बहुत बड़ी बात है कि जो टीचर्स है, फैकल्टी है, वो शायद उस केपेबल उतनी नहीं होगी कि वो कर सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी या जो बेस्ट स्टफ निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, और वो टीचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है, वो मल्टीनेशनल ज्वाइन कर रहा है, बाकी चीजें ज्वाइन कर रहा है, टीचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है। सही बात है। जिस समय की हम लोग की बातें थी उस समय टीचर्स बेस्ट होते थे, पहला इंपॉर्टेंट। ये बहुत दूसरा पेरेंट्स के लिए मैडम गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर बच्चों को लगातार इससे स्ट्रेस देते रहे तो कोचिंग तो जिंदा रहेंगी, लेकिन जिस तरह की हताशा है वो भी बनी रहेगी, और फिर रेगुलेशंस बेमानी होगी। पेरेंट्स की भी, टीचर्स के भी, दोनों के रोल हैं। हमारे पास अब बहुत समय कम है, आपसे मैं पूछूंगी उपेंद्र जी कि इसमें आप बदलाव क्या चाहते हैं? जो रेगुलेशन है, मैम, बात है कि सकारात्मक बदलाव के लिए पहल होना चाहिए। केवल पनिशमेंट और पेनाल्टी के माध्यम से सारा बदलाव नहीं हो सकता। आपको पूरी शिक्षा व्यवस्था में भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, क्वालिटी एजुकेशन का सिस्टम खड़ा करना होगा। शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, पर उसके लिए कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए, मैम एक मिनट, अपराजिता जी, आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव आप देना चाहेंगी ये गाइडलाइन देखते हुए? देखिए, मैं ये कहूंगी ये जो गाइडलाइन जितनी भी आई है ना, इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि आज तक हमने देखा है गाइडलाइंस बहुत आती हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। आखिरी कॉमेंट मृत्युंजय जी। ये गाइडलाइंस बनाने के पहले अगर रेस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते तो शायद इस सब की गलतियां नहीं होती। गाइडलाइंस में इन्वॉल्व करते कोचिंग संस्थान के लोगों को भी। आखिरी कमेंट आपसे आनंद जी, क्या सलाह देंगे आप? कोचिंग्स तो होगी ही होंगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता। शिक्षा संस्थान में बदलाव की जरूरत है, तभी कोचिंग हम हटा सकते हैं। पर कोचिंग आप भी चलाते, लेकिन आपकी कोचिंग बिल्कुल अलग रही और मिसाल बनी। आपने कैसे किया ये? हमने तो बस वैसे बच्चों को चुना जिसके पास पैसे नहीं। अभी सभी लोग, तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि बड़े बड़े स्कूल या मिडिल क्लास के स्कूल की बात हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव की स्कूल की बात करें, बिहार के सुदूरवर्ती इलाके की स्कूल की बात करें, वहां का बच्चा बेचारा कैसे compete करेगा? टीचिंग का क्या लेवल है, टीचर्स का क्या स्तर है? तो पहली बात संक्षेप में कि सरकार को शिक्षा सुधार पर सबसे ज्यादा खर्च करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए। दूसरी बात कि जो ये कानून बनाने की बात हो रही है, जो ये नियम बनाए गए हैं, उसको सख्ती से लागू किया जाए तो कुछ अच्छे परिणाम जरूर आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण था कि हमने तमाम लोगों की राय जानी और क्या सोचते हैं लोग कोचिंग को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर। धन्यवाद आप सबका।